नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा या दावा किया है वोट चोरी का, और नया सबूत भी दिया है। चुनाव आयोग पर सीधे आरोप और चेतावनी कि हाइड्रोजन बम अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन, जो कांग्रेस का कार्यालय है, इसके ऑडिटोरियम में पूर्वाह्न एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बाकायदे पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ में ये जो ऑडिटोरियम था इंदिरा भवन में खचाखच सैकड़ों पत्रकारों से भरा था। सैकड़ों पत्रकारों के सामने राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हुए एक एक चीज़ समझाई, और इस दौरान वोट चोरी से जुड़े नए सबूत भी पेश किए और वोटर लिस्ट से नाम काटने के नए आरोप लगाए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम की तैयारी चल रही है, वो तैयार हो रहा है, कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हम गैर जिम्मेदारीपूर्ण कोई बात नहीं करेंगे, सबूतों के साथ इस मंच पर बोलेंगे, और अभी हाइड्रोजन बम में वक्त बाकी है, ये तो एक नया मसला है, और उन्होंने इसको पेश किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फर्जीवाड़े पर नया दावा किया। उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाए कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के वोट डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अंदर से टूट चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त तो लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। वोट चोरी करने वाले गिरोह को वो संरक्षण दे रहे हैं, बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बिना नाम लिए ही चुनाव आयोग के सहारे वोट चोरी का सीधा वार भी किया, लेकिन इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और भाजपा को फिलहाल दूर रख। तो चुनाव आयोग ने भी पलटवार करते हुए साफ कहा कि ऑनलाइन वोट कोई डिलीट नहीं कर सकता। 2023 में वोट चोरी की कोशिश आलंद में हुई थी, इस पर ईसीआई ने खुद कहा कि उसने ही एफआईआर कराई थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद कहा। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अनुराग ठाकुर आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोप गंभीर नहीं है, राहुल गांधी खुद भी गंभीर नहीं है, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं और वो नेपाल या बांग्लादेश की तरह जेनजी को उकसा रहे हैं, युवाओं को उकसा रहे हैं। हाइड्रोजन बम की बात भी इसी कड़ी में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम की बात भी फुलझड़ी है। तो अब देश पूछ रहा है कि राहुल गांधी की बातों में कितना दम है। क्या सच में वोट चोरी हुई है, या सिर्फ ये 2029 की तैयारी है, 2027 की तैयारी है, बिहार चुनाव की तैयारी है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा? राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं? राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है या सियासी नौटंकी है? कांग्रेस की चुनावी चाल या लोकतंत्र पर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है या फिर चुनावी नौटंकी? क्या सच में वोटर लिस्ट में लाखों नाम काटे गए? और अगर ये आरोप सही हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल कौन उठाएगा? आज की चर्चा में हम पूछेंगे कि क्या ये लोकतंत्र पर हमला है या राहुल गांधी का प्रोपोगंडा? क्या देश में वोटिंग प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा डगमगा है? और क्या राहुल गांधी जिस तरह कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का जिम्मा युवाओं का है, तो क्या राहुल गांधी इस देश के युवाओं को भड़का रहे हैं? और ये तो अभी झांकी है, हाइड्रोजन बम बाकी है। आज मंथन में इसी पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि पिछली दफ़ा जब 7 अगस्त को वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम फोड़ा था, यानी कि महादेवपुरा जो कर्नाटक के विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, तो उसमें वोट डिलीट नहीं किए गए थे, वोट जोड़े गए थे, एडिशन हुआ था। और ये महाराष्ट्र की एक विधानसभा और कर्नाटक की एक विधानसभा का नमूना उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया और बताया कि इसमें वोट डिलीट किए गए हैं। एक एडिशन था, एक डिलीशन है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार उनको पूरा तंत्र पता चल गया कि कैसे ये काम हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं।
एक संगठित गिरोह की तरह काम हो रहा है और बाकायदे ऑनलाइन डिलीशन हो रहा है, डिलीट किए जा रहे हैं वोट। कुछ लोगों को राहुल गांधी ने मंच पर भी बुलाया, जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच था जहां से वो बोल रहे थे। उन्होंने जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, जिन लोगों को हटाया गया है वोटर लिस्ट से, उनको मंच पर बुलाया भी। 10-12 लोगों से उन्होंने पत्रकारों से रूबरू भी कराया, बात भी कराई। तो सबूतों के साथ में, तथ्यों के साथ में राहुल गांधी बड़े मजबूत तथ्यों के सात में आज सामने आए थे और तकरीबन 40-42 मिनट तक वो हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारों को बताते रहे। पत्रकारों के सवालों का भी बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया। वास्तव में अब ये जो मसला है एक अलग तरीके का मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सूत्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है और राहुल गांधी पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं, देश को बताते हैं, सैकड़ों पत्रकारों का सामना करते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का मसला है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो या डिफरेंट मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, एक ही नंबर का या इस्तेमाल किया गया, ये पता होना बाकी है, क्योंकि ओटीपी जो जाता है वो मोबाइल पर जाता है और उसके बिना डिलीशन नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक की एसआईटी ने 18 पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को। एक जो वहाँ की सीआईडी है वो जांच कर रही इस पूरे प्रकरण की, आलंद विधानसभा क्षेत्र की, महादेवापुरा की, तो उसने 18 पत्र चुनाव आयोग को लिखे हैं कि उन्हें वो आईपी एड्रेस और ओटीपी जिस नंबरों पर गया वो दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग सन्नाटा खींचे हुए है। आज वो पत्र भी वायरल हो रहा है जो राज्य चुनाव आयोग जो कर्नाटक का है उसके सीईओ के जरिए उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा है और सीईओ ने वो पत्र भी आगे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है कि किस तरीके से जो सीआईडी है कर्नाटक की वो मांग रही है। तो अगर 18 बार पत्र लिखने के बाद भी अगर जरूरी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं तो संदेह उत्पन्न होगा। राहुल गांधी ने इस पूरी लड़ाई को, पत्रकारों ने पूछा कि अब क्या करेंगे आप, तो उन्होंने कहा मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरा काम है चीज़ों को जनता के सामने लाना। इस देश में और संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोर्ट है। और युवाओं से कहा कि आप देखिए अब आपका अधिकार लूटा जा रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, आपका वोट लूट रहा है। ये उन्होंने युवाओं की तरफ इस मसले को मोड़ दिया है और युवाओं के पाले में इसको डाल दिया है। ये बहुत ही आज के जो पूरे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि राहुल गांधी ने इस देश के युवाओं को कहा है संविधान की किताब दिखाकर कि अब ये आपका मसला है, इसकी लड़ाई आपको लड़नी है। और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह जेएनजी को भड़का रहे हैं। तो अब क्या ये लड़ाई जेएनजी के हाथ में जाने वाली है भारत में भी, ये बड़ा सोचनीय विषय होगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अब युवा ही अपना देख लें उनको क्या करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद जिस बम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की, वो कुछ समय बाद आएगा और उसके लिए वो ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला है और ये मसला बेहद गंभीर है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। इसको लेकर भी तरह तरीके से बातें की जा रही हैं। आज इस पूरी प्रकरण में जो सोशल मीडिया बहुत गर्म है, ट्रेंडिंग है, उसमें तमाम यूजर्स इस बात को कह रहे हैं कि क्या इसीलिए बीजेपी एक देश एक चुनाव की बात करती है कि एक ही साथ पूरे देश के चुनाव कराओ, एक ही साथ सब कुछ हेरा फेरी कर लो और उसके बाद फिर कहने को ना बचे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे तो अलग अलग चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये क्या रास्ता भी वो बंद करना चाहती है एक देश एक चुनाव को कराकर या लागू करके इस व्यवस्था को? ऐसा भी तमाम यूज़र कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं मानते। सरकार और जो व्यवस्था है वो अपने तरीके से चलती है, लेकिन लोगों के मन में आशंका जरूर आ गई है। तो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त को उन्होंने निशाने पर लिया था और ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी 7 दिन में माफ़ी मांगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो वो कर नहीं पाए। राहुल गांधी की वो 7 अगस्त की बाइट आप सुनिए, उसके बाद फिर आज उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से ये जो झांकी उन्होंने दिखाई है उसको हम आपको सामने रखेंगे। All well? Would you like to say something? No, we can start, sir. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country
that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है। एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। हमने आपको एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र, इज बीइंग यूज्ड इन कर्नाटका, इज बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इज बीइंग यूज्ड इन हरियाणा। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम
एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार को आईना दिखाना है, प्रेशर बनाना है, लोकतंत्र को बचाने का काम संवैधानिक संस्थाओं का है, वो करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे सुनिए। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की उस बात को पकड़ा कि वो कह रहे लोकतंत्र बचाने हम नहीं आए, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की है और वो उसको देखें। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी इस पर, कोई भी व्यक्ति आता उनका। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है इसका आरोपों का। परोक्ष रूप से हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आरोपों का, इस मसले का कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। फुरकान अंसारी पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, ओपी यादव चुनाव विश्लेषक हैं, अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नवेश सिको जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय शुक्ल देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, संपादक हैं, और अमनप्रीत कौर भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय सिंह एडीआर से जुड़े। बहुत लंबा चौड़ा और विद्वानों का पैकेज हमारे साथ में एक हमारा पूरा पैनल है, माफ़ कीजिएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको लेकर बात बात पर लगातार चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन दो चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से आज राहुल गांधी ने कहीं, राजेश जी मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं कि एक तो वोट चोरी के उन्होंने सबूत दिए और उन्होंने कहा कि पैटर्न हमने बता दिया कि उसके पीछे एक मशीनरी काम कैसे करती है, कैसे डिलीशन होता है, चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि हाँ, आलंद में कहीं ना कहीं 2023 में अटेम्प्ट जरूर हुआ था, और राहुल गांधी कह रहे हैं अटेम्प्ट नहीं, पूरी चोरी हो चुकी है वहाँ पर। और वो बता रहे हैं कि आयोग सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आज उनका थ्रस्ट था कि इस देश के युवा को अगर वो मुतमईन हो गया कि हमारे वोट की चोरी हो रही है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं फिर युवा की शक्ति लग जाएगी अपने वोट को बचाने के लिए। और ऐसी स्थिति में फिर हमको किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, हमको मतलब चुनाव आयोग को, सिस्टम को, तंत्र को,
क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, राजेश जी? देखिए दुर्गेंद्र जी, बहुत ही गंभीर विषय है। वैसे जो आदमी चर्चा कर रहे हैं वो खुद गंभीर व्यक्ति नहीं है। जो आरोप वो चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को लगातार उनको जवाब दे रहे हैं, और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई बात है तो दूध का दूध पानी का पानी होना है, और जरूर होगा, होना भी चाहिए। राहुल गांधी के पास भारत के कितने लोकसभा, कितने विधानसभा क्षेत्र के क्या क्या रिपोर्ट है, जिसकी चर्चा वो बोलते हैं कि एटम बम फूटने वाला है। नहीं, हाइड्रोजन एटम तो फूट चुका है, तो हाइड्रोजन है। इंतजार किस बात का है? उनको तो पूरे हिंदू के अंदर जो वो बोल रहे हैं उन तमाम को क्यों? पहली बात, आपके पास जितने भी सबूत हैं उन सबूत लेके आप एक एक चीज को स्पष्ट करिए। जब चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कोई डिलीट नहीं हो सकता, और ये जो चर्चा वो कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को पहली बात तो ये जो प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनका उम्र बढ़ते चला जा रहा है, और लोग उनको, पार्टी की स्थिति भी आप पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं कहां कहां पर कैसी स्थिति है। उनको ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत नेपाल नहीं है। भारत का युवा को जिस डायरेक्शन में वो संविधान के नाम पे और वोट चोरी के नाम पे देश में आग लगाने की जो साजिश वो रचने का काम कर रहे हैं, वो उनका सफल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक जागरूक देश है, ठीक है, और यहाँ की जनता जागरूक है मृगेंद्र जी, और एक एक व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश में ये जेनजी सिचुएशन को क्रिएट करके देश को किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, उसकी पूरी साजिश स्पष्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी के पास कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत नहीं है। अगर उनको एटम बम फोड़ना है तो जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक समय सीमा बांधिए कि अगले 15 दिन में या अगले 10 दिन में हम तमाम सबूत के साथ अलग अलग लोकसभा, अलग अलग विधानसभा के साथ कहां पर वोट डिलीटिंग का कार्य हुआ है उसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष को देखिए, वो देश के जनता को नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें लोकतंत्र नहीं बचाना है। वो टारगेट कर रहे हैं, बोलते हैं अब ये देश का युवा समझे कि इस देश को कैसे नहीं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र, वो ये नहीं कह रहे हैं। आप लोग ट्विस्ट बहुत जल्दी करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर है। मेरा काम है एक टार्च बियरर की तरह सरकार को आईना दिखाना, नेता प्रतिपक्ष का काम है वो। ये लेकर भागने की जरूरत नहीं है कि आलू डालो सोना निकलेगा। ये अब नहीं चलेगा इस देश में। अब ये नहीं चलेगा राजेश जी कि आलू डालो सोना निकले, ये नहीं चलने वाला। अब बातों को तोड़ मरोड़ के बात नहीं होगी। बात होगी कि वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष हैं हम और हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना। लोकतंत्र के बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो लोकतंत्र को बचाएंगी। लेकिन वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि वो जो वोट चोरी हो रही है उसके संरक्षकों को बचा रही है या उसको प्रोत्साहन कर रही है। हाँ, तो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सबूतों के साथ में वो कह रहे हैं बाकायदे राजेश जी, सबूतों के साथ में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी और आयोग सूत्रों के हवाले से खबरें चलवा रहा है। प्रॉब्लम ये है नाम नहीं ले रहे हैं, उनको तो एक एक व्यक्ति का बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई? बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई राजेश जी? बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करने की जरूरत हो गई? पूरी प्रेस राहुल गांधी ने तो कहीं बीजेपी का नाम भी नहीं लिया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको स्पष्ट करता हूं बीजेपी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बोलिए। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सरकार में है दुर्गेंद्र जी, और जिस तरह से इनका पूरा पारिवारिक हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है कि देश में आग लगाने का काम करते हैं, आज जिस तरह से पारिवारिक हिस्ट्री तो शहादत की है उनकी, क्या बात करते हैं आप? पारिवारिक हिस्ट्री शहादत की है उनकी, क्या बात करते हैं आप? चुनौती देने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, ठीक है, हम ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक पे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो वोट चोर हैं उनके संरक्षक बने हुए हैं, उन्हें संरक्षा दे रहे हैं। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से बातें कर रहा है। अगर हिम्मत है तो जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी 100, 200, 400 पत्रकारों को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि भाई ये गलत है, संभव नहीं है। या राहुल गांधी को बुला ले कि भाई फला जी ना आप आ जाओ, आप किस आधार पे कह रहे हो डिलीशन हुआ है, ये तो डिलीट हो ही नहीं सकता। तो जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा इस देश में अब। फुरकान अंसारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फुरकान अंसारी को स्क्रीन पर लाया जाए। फुरकान अंसारी, अभी बीजेपी के नेता राजेश झा ने कहा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं, हमेशा से बीजेपी यही कहती है, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारी दीगर बातें। लेकिन वो कह रहे हैं ये झूठ है, फरेब है, देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन ये देश नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, भारत है, यहाँ का युवा समझदार है। फुरकान अंसारी, अनम्यूट करिए। इस देश के युवा बहुत ही समझदार हैं और सच्चाई उनको मालूम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर मेरी जो समस्या है उसको मैं उजागर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वोट चोरी कैसे हो रही है। उसका जवाब कौन दे रहे हैं? तो बीजेपी के लोग दे रहे हैं। लगता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है बीजेपी के लोग। ये बीजेपी इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट जवाब देना चाहिए। वो करें, सरकार में है, क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? सरकार इस देश में एनार्की थोड़ी करने देगी। आप लोग एनार्किज्म फैलाएंगे तो। जिस दिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के चेन में जिस दिन नाम हटा दिया, उस दिन से इस देश के लोगों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के महिलाओं को यह शंका उत्पन्न हो गई कि ये इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं और अपने ढंग से यूज करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन अब इंडिया नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन अब मोदी है। ये लोग अब महसूस करने लगा है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देने में क्या तकलीफ है? वो डायरेक्ट जवाब दे। मेरा जो शिकायत है, कांग्रेस पार्टी या राहुल जी ने जो शिकायत की है उसको जवाब दे डायरेक्ट सीधे। वो दूसरे पर क्यों उठा रहे हैं? तो आप लोग युवाओं को टूल बनाएंगे, फुरकान अंसारी, युवाओं को हथियार बनाएंगे। आप कहेंगे कि इस देश का युवा निपट लेगा, ये कौन सी बात हुई भाई? युवाओं को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के मतदाताओं, राहुल गांधी ने अपनी 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार ऐसी बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस देश का युवा निपट लेगा, ये देख लेगा। ये सरकार इलेक्शन कमीशन के आड़ में आकर के ये सब कर रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की भूमिका सही नहीं है इस देश में। ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में सीआईडी जो सबूत मांग रही है उसको देने में इनको क्या तकलीफ है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रही है सबूत? ठीक बात है, ठीक बात है, देना चाहिए। ठीक बात है। अमनप्रीत कौर को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, फुरकान अंसारी में आऊंगा। आपकी बात आ गई कि देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत हैं। अमनप्रीत कौर, आज राहुल गांधी ने वोट चोरी पार्ट 2 एक तरीके से उसकी दूसरी किस्त की और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब ये क्या हाइड्रोजन बम? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो अभी तैयार हो रहा है, लैब में चल रहा है, बन रहा है और वो आएगा, सबूतों के साथ में आएगा और वो बिल्कुल पूरे सबूत रखेंगे। आज जो कुछ उन्होंने कहा उसको लेकर क्या आप समझ रही हैं, क्या चीज़ें हैं? आयोग कह रहा है कि डिलीशन हो नहीं सकता। राहुल गांधी ने उन लोगों को भी प्रस्तुत किया स्टेज पर जिनके नाम डिलीट हुए हैं, ज़्यादातर एक नमूने के तौर पर। अमनप्रीत जोगिंदर जी, एक बात के साथ तो आप भी मेरी सहमत होंगे कि और कुछ हो ना हो, हाइड्रोजन बम फटा नहीं फटा वो अलग बात है, पर सियासी गलियारों में थोड़ी सी हलचल हुई तो जरूर है। भाजपा का नाम नहीं लिया, फिर भी अनुराग ठाकुर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए लोग उतावले रहते हैं कि भाजपा करे और भाजपा करती नहीं है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत रिएक्ट किया। तो ये चीजें हैं कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए उनको ऐसा लगा। अगर आप ये देखो कि राहुल गांधी विद प्रूफ लोगों के साथ स्टेज पे इतने पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और
इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो वो सबूतों के साथ खड़े हैं, उनके पास सबूत है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जो भाजपा वालों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, उनको पप्पू साबित करने के लिए, मुझे लगता है कि ये जो दिन ब दिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, उनकी जो शरेआम वो अपनी बातें सारे लोगों के सामने रख रहे हैं, पत्रकारों के सामने रख रहे हैं, उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा वाले नहीं करते, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो नेता विपक्ष कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो भाजपा के लिए हलचल वाली या सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि अगर वो कह रहे हैं ऐसा, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 18 महीनों में कर्नाटक की सीआईडी ने 18 लेटर लिखे हैं और उनका जवाब नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि सीआईडी की एक लेटर को लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो 18 महीने में 18 लेटर्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो अभी एक मायना रख। कर्नाटक के राज्य चुनाव जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी, उनका लेटर भी है पब्लिक डोमेन में कि 18 लेटर लिखे गए हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर उनको भरोसा है, लोकतंत्र बचाने नहीं है। सही कहा उन्होंने कि अगर हम नहीं तो जो सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने बोलना था कि राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है लोकतंत्र बचाने का, अगर वो ऐसा बोलते तो ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत उन्होंने बोला नहीं है। अगर जेनजी को भड़काने वाली बात आ रही है तो हमारे देश का युवा इतना पागल नहीं है, हमारे देश का युवा जो है बहुत समझदार है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के ऐसा कहने के ऊपर कि उनकी जिम्मेदारी है देश का लोकतंत्र बचाना, देश को बचाना, हमारे देश के युवा जो है वो भड़क जाएंगे और नेपाल जैसे राहुल गांधी ने कहा, अमनप्रीत जी, मैं गलत बात है। मैं आऊंगा। दूसरी बात ये है कि अब तो हम ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने आरोप लगाए थे कि नागपुर से 3.5 लाख वोटें उनकी, जो उनको वोट करने वाले लोग थे, काट दी गई थी। 3.5 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मायना रखती हैं, और ये आरोप किसी और ने नहीं, नितिन गडकरी ने लगाया, जो भाजपा के एक उम्र दराज। ठीक है, संजय सिंह हमारे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। अमनप्रीत जी थैंक यू, मैं आऊंगा, अभी एक एक करके मेहमानों को लेता हूं। संजय सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हैं। एडीआर एक जानी मानी संस्था चुनाव सुधारों को लेकर उस पर काम करते हैं। संजय सिंह को हम सीधे इस कार्यक्रम में लेते हैं। और संजय सिंह, एक तो इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपके जो संस्थापक अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए हम शोक प्रकट करते हैं और दुख जाहिर करते हैं कि न्यूज़ के तमाम दर्शक कि वो अब इस दुनिया में नहीं, उनका भी आकस्मिक निधन हो गया था। संजय सिंह, ये राहुल गांधी का जो मसला है पूरा, दूसरी किस्त उन्होंने जारी कर दी, इसको लेकर एडीआर और आप क्या सोचते हैं? दरअसल मुझे लग रहा है कि इसमें जो पूरा देश में माहौल है, मैं देश में इस समय जो माहौल है मैं उसके लिए कहूँगा कि हालांकि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता के ऊपर जिस तरह से ये सब सवाल आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर भारत का नागरिक थोड़ी सी चिंता में है। भारत संस्कृतियों परंपराओं का देश है, यहाँ पर लोगों को लोकतंत्र पर गहरा विश्वास है और बहुत सारी चीजें एडीआर ने, आप समझ रहे होंगे कि हर दिन हम कोई ना कोई रिपोर्ट एडीआर की तरफ से जारी हो रही है। हम सबके आदरणीय छोकर साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आप सबको पढ़ने को मिल रही होंगी। मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को, छोकर साहब के लिए संजय जी हम लोगों ने शोक व्यक्त किया है इस कार्यक्रम में। हम दुखी हैं और हम उन्हें शोक संवेदनाएं प्रस्तुत करते हैं। उनकी आत्मा जहां भी हो वो ऐसे ही, जहां भी रहे ऐसे ही काम करते रहें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मुझे लग रहा है कि इस समय जो भी देश के अंदर नौजवान है और जो भी एक नागरिक है भारत का, वो नागरिक ये मानता है कि जो पक्ष और विपक्ष के बीच में ये द्वंद्व है, और इस द्वंद्व में जो भारत के, क्योंकि मैंने तो पूरे दुनिया में इलेक्शन कमीशन की भारत की बड़ी इज्जत देखी है और बहुत लोग सम्मान करते आए हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं एक बार इलेक्शन कमीशन को और भी अपने पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करने की जरूरत है। और जो भी सच्चाई हो, भारत एक बहुत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये जो भ्रम की स्थिति है ये नहीं होना चाहिए।
मैं इतनी बात अपनी कहना चाहूँगा। ठीक बात है। अजय शुक्ल जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे इस कार्यक्रम में हैं। अजय जी, तमाम सवाल राहुल गांधी को लेकर फिर आज बीजेपी ने खड़ा किया है और चुनाव आयोग ने भी कहा कि वो डिलीशन हो ही नहीं सकता, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि पहली जो किस्त थी उनकी उसमें एडिशन उन्होंने बताया था और इस बार डिलीशन के साथ साथ में उन्होंने पूरा वो मैकेनिज्म बताया कि किस तरह सेंट्रलाइज तरीके से ये क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है। अजय जी देखिए, मैं एक चीज बोलूं दुर्गेन जी कि सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग कहना क्या चाहता है और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, इसको समझने की जरूरत। राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। राहुल गांधी ने वह तथ्य रखे हैं जो सीआईडी के पास दर्ज एफआईआर में आए। राहुल गांधी ने उसमें एडिशन ये किया कि जो उसके विटनेस हैं, जिनके वोट जो विक्टिम है या जिनके नाम से ये फ्रॉड किया गया, उनको सामने ला करके उनके बयान सबके सामने प्रस्तुत किए। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी समय जो ट्वीट किया और उसमें इनकरेक्ट लिखते हुए जो कहा वो समझिए। 3 बातें उन्होंने कही। नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन, एक चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2023 में FIR was filed by the authority of ECI itself investigate the matter। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जो अलंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2018 में बीजेपी जीती थी और 2019 में कांग्रेस के BR पाटिल जीते। ये 3 बातें कही, बिल्कुल सही मैं मान लेता हूं चुनाव आयोग ने कही। तो एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने 2019 में यह ट्विटर पर पोस्ट किया था और इसमें यह कहा था बताया था कैसे ऑनलाइन फॉर्म नंबर 7 ऑनलाइन फुलफिल करेंगे और उसके जरिए साफ साफ लिखा है, डू यू हैव अ ऑब्जेक्शन ऑफ inclusion of name in the electoral roll or seek deletion of name of from electoral roll। यानी आप ऑनलाइन कैसे वोट जोड़ सकते हैं और कैसे ऑनलाइन डिलीट कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि भारत के निर्वाचन आयोग ने बताई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का निर्वाचन आयोग कह रहा है। जब भारत का निर्वाचन आयोग अपने ट्वीट में यह कहता है। दूसरी चीज, जब इसमें कह रहे हैं अपने जो राहुल गांधी के उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इसका अटेम्प्ट हुआ, तो जो सीआईडी ने चिट्ठी भेजी साइबर क्राइम में, उस चिट्ठी में साफ साफ है कि इसमें काटा गया और जिस तरीके से नाम वो किए गए उसमें बिल्कुल साफ साफ है, कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी जो जिले का निर्वाचन अधिकारी है और अलंड का, उसने जो दाखिला उसमें बताया कि NVSP, VHA और गुराडा ऐप के जरिए डिलीट किए गए हैं नेम्स वोटर्स के बिटवीन 9 दिसंबर 2022 टू 22 फरवरी 2023। यानी उसने कहा इन 3 ऐप के जरिए डिलीट किए गए हैं, ये चुनाव आयोग का अधिकारी कह रहा जी। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग आज जो ट्वीट कर रहा है वो सही है या जो उसने 2019 में कहा कि आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन ये करेंगे, ये सही है, या जो उसने FIR नंबर जो दर्ज कराई, FIR नंबर है 26/2023, वो FIR अलंड थाने में जो दर्ज कराई चुनाव आयोग ने, उसमें जो कहा कि करे गए हैं और इन 3 ऐप का नाम दिया। यानी अब चुनाव आयोग ही पहले डिसाइड कर ले कि उसने जो कंप्लेंट दी थी वो सही है, आज कह रहा है वो सही है। जब उसी की कंप्लेंट पर जांच हो रही है तो वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, वो डेटा क्यों नहीं दे रहा है? अजय जी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, अजय जी अनुराग ठाकुर कह रहे हैं भाई IP एड्रेस और मोबाइल नंबर दिए गए हैं,
अभी तक क्या कर रही थी वहां की एसआईटी? लास्ट जो चिट्ठी भेजी है चुनाव आयोग को, उसमें 3 चीजें ही तो मांगी है, और जो 3 चीजें मांगी है वो दी नहीं गई हैं। जब दी नहीं गई, अब मैं एक यहां आता हूं, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, 13 अगस्त 2025, 13 अगस्त को उन्होंने कहा रायबरेली सीट पे, कन्नौज सीट पे, वायनाड सीट पे, और करके उन्होंने बताया। उन सीटों पे क्या बताया था कि फर्जी वोट जोड़े गए और फर्जी ये किए गए। आज तक चुनाव आयोग ने क्या उस पर कहा कि ये झूठा है, ये गलत है, ये एफिडेविट दे? नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी ने जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैक्ट, चुनाव आयोग के फैक्ट दिखाए, उस वोटर आईडी और सॉरी वो वोटर लिस्ट के हिसाब से दिखाए, आप बताइए, तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल यहाँ है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी आवाज बनना उनका काम। निश्चित रूप से वो संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था का काम है भारत के संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना और ये करना। राहुल गांधी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने न नरेंद्र मोदी का नाम लिया, न अमित शाह का नाम लिया, न भाजपा का नाम लिया। आखिर उनको क्यों इतना दर्द होने लगा? और यदि राहुल गांधी राष्ट्र के खिलाफ भड़का रहे हैं तो नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर क्यों भड़का रहे थे? राहुल गांधी ने तो एक ही विधानसभा क्षेत्र का दिखाया था डेटा, और आज भी एक ही विधानसभा क्षेत्र का डेटा पेश किया। तो साहब, असली राष्ट्र के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, संविधान के खिलाफ कौन रच रहा है, यह बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, ने खड़ा कर दिया है सबूतों के साथ। ये बड़ा सवाल है अपने आप में। नवेश सिको की तरफ जाएंगे। नवेश सिको भाई, अजय जी ने कहा कि अब कंफ्यूज है क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की भी 3 बातें उन्होंने रख दी कि पहले वाली सही है, एफआईआर सही है, जो अब ये कह रहा आप सही है। नवेश भाई जी, मैं एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है, और बात बिल्कुल साफ है, सबको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग है, और उसके मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश उन्होंने की राहुल गांधी की। इससे पहले जब राहुल गांधी जी ने प्रेजेंटेशन दी थी, और उन्होंने ऑफिशियल एक बयान दिया था बाकायदा दुनिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने, पूरे भारत की जनता के सामने। उन्होंने कहा था कि भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत के मतदाताओं को अपराधी कहा जा रहा है, अपराधी कहा जा रहा है, क्रिमिनल कहा जा रहा है। हाँ, भारत क्या आवाज मेरी आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। चुनाव आयोग ने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि जो सबसे बड़े मुखिया हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया ने ये बात कही थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, भारत के मतदाताओं का अपमान हो रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई इतने दिनों के अंदर करने जा रहे हैं, नहीं तो राहुल गांधी माफी मांगे। ये भारत के सामने उन्होंने कहा था। बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी संस्था है चुनाव आयोग जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था, और उसके मुखिया ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सके। इससे ये बात साबित हो गई, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आगे बैकफुट पे आ गया। एक तरफ चुनाव आयोग एक एक बात को गंभीरता से ले रहा है राहुल गांधी जी के, जैसे कि अभी अजय जी ने बताया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं की कि उसका जवाब आने लगा, और जिसको उन्होंने कोर्ट किया उसका उन्होंने अपने हिसाब से आयोग जवाब देने लगा। इससे पहले भी जवाब देने की कोशिश की गई, और यह कहा गया कि हम राहुल गांधी के खिलाफ इतने दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे या फिर माफी मांगे। ये कोई लल्लू पंजू ने तो नहीं कहा था ना, एक इतनी बड़ी संस्था के मुखिया ने बाकायदा पूरे भारत की जनता के सामने ऑफिशियल बयान दिया था। कार्रवाई वो नहीं कर सके,
राहुल गांधी ने माफी तो छोड़िए, फिर वो खुद सबूत लेकर सामने दुनिया के सामने आ गए। इसका मतलब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आयोग बैकफुट पर आ गया। ये बात तो बिल्कुल तय है। हम अपनी दूसरी बात जो रखेंगे वो बात ना राहुल गांधी को उसमें कोट करेंगे, ना सत्ता को, ना नरेंद्र मोदी को, ना चुनाव आयोग। एक अनुभव है, अजय जी बहुत सीनियर हैं, हमारे बैठे हुए हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, आपने पत्रकारिता लंबे समय तक की है। हम लोगों ने करीब 2-3 दशक तक चुनाव कवर किए हैं, 25-30 साल तक लगभग, इससे भी ज्यादा, अजय जी ने शायद इससे भी ज्यादा कवर किए हो। और हर चुनाव कवर करने के वक्त जब हम ग्राउंड पे जाते रहे हैं तो हम लोग को तमाम ऐसे वोटर मिलते रहे हैं जो असहाय होते थे। ये बैलेट के जमाने से लेकर ईवीएम के जमाने तक लगातार मोहल्ले के मोहल्ले, नवेद भाई, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले गायब होते थे। गया तो किसी और ने वोट डाल दिया। मोहल्ले के मोहल्ले गायब होते हैं, मोहल्ले के मोहल्ले। हाँ, मैं पिछले चुनाव में तो मेरा था, इस बार कैसे गायब हो गया साहब? ये सब मेरे पास सारे आईडी है, लेकिन हमें पुलिस घुसने नहीं दे रही है। ये दशकों से ये विसंगति सामने आती रही है। और जिस लोकतंत्र को हम दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र कहते हैं, जिस वोट की ताकत को हम सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, और है भी, और कहते हैं गरीब मजदूर किसान की ये सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एक एवरेज देखिए अगर 25-30 साल के अंदर का, तो एक एवरेज 55%, 60% या पहले तो इससे भी कम एक औसत आता था वोटर का कि कितना वोट पड़ा। यानी 30-40 आधे लगभग भारत के नागरिक वोट इसलिए नहीं डाल पाते होंगे क्योंकि यही सब मजबूरियां होती होंगी। एक बात मैं बता दूं, ये SIR वगैरह की बात आप कर तो लीजिए, लेकिन ये जटिलताएं यहां का मजदूर नहीं स्वीकार करेगा। फॉर्म 56 क्या होता है, फॉर्म 7 क्या होता है, 12B क्या होता है? एक मजदूर, एक किसान, एक दलित समुदाय का गरीब आदमी, एक कम पढ़ा लिखा इंसान, अशिक्षित, विकलांग, ये नहीं कर सकता है कि लाइन लगाए। तरीका यही होता है कि आप झोपड़ी में जाओ, दरवाजे पर जाओ, खेत में जाओ, चौबारे में जाओ और वहां पर हर एक भारत के नागरिक को वोट देने के सारे संसाधन उपलब्ध कराओ। और ये नहीं होता रहा या ये नहीं हो रहा है, या जटिलताएं अगर पैदा की जा रही हैं, तो वो जो स्पेस होती है ना, आधी लगभग 40%, 50%, उसी में मजबूत सत्ता खेल कर जाती है। और बात मैं कह ही नहीं रहा हूं राहुल गांधी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, ये सिलसिला जारी रहा है। और इस सिलसिले के खिलाफ एक नेता ने आवाज उठाई है, एक मंथन शुरू किया है। आपके कार्यक्रम का नाम भी मंथन है। मंथन बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में भी मंथन का बहुत महत्व। पौराणिक युग में देखिए समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, तो मंथन शुरू हुआ है। इसका स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी ने नहीं शुरू किया होता तो हम कह रहे नरेंद्र मोदी शुरू कर देते। क्या हुआ, सत्ता में है तो क्या हुआ? सत्ता के लोगों को भी तो यह देखना चाहिए कि हमारे देश की आम जनता अगर वोट डालने से वंचित है, और ये मैं बात अपनी पत्रकारिता और एक आम नागरिक के अनुभव से कह रहा हूं कि हम लोगों ने दशकों चुनाव कवर किए और ग्राउंड पे हर बूथ पर गए हैं, और वहां 20 लोग दशकों से दिखते रहे हैं कि साहब कोई महिला असहाय वापस लौटे जा रही है, कोई कह रहा है मेरा तो वोट पड़ चुकी है। कॉमन बात है। और सबसे गंभीर बात लिख देते थे, राम दुलारी वोट नहीं डाल सकी, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। और इतनी गंभीर बात का हम लोग फॉलोअप भी नहीं करते थे। हमारे अखबार, हमारे चैनल हमसे फॉलोअप भी नहीं मांगते थे। सत्तारूढ़ पार्टियां, विपक्ष, कोई नहीं बोलता था। आज अगर कोई बोल रहा है, मंथन हो रहा है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। इसमें सत्ता का भी साथ देना चाहिए, राहुल गांधी को, हमें भी साथ देना चाहिए। एक झोपड़ी के दलित को, किसान को, पंडित जी को, मुस्लिम भाई को, महिलाओं को, सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम से कम हम ये मान के चले कि सचमुच एक गरीब। ठीक बात है, ठीक बात है। ओपी यादव साहब, नवेद भाई का मसला कुछ लग रहा है, इंटरनेट दिक्कत होगी। ओपी यादव जाने माने इस देश के चुनाव विश्लेषक हैं। ओपी यादव साहब, काफ़ी लंबा आपने सुन लिया होगा, क्योंकि लगभग 50 मिनट 40 मिनट आपको सुनते हुए बीत गया। अब आपकी बोलने की बारी है। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं बनता है आपसे। आपके अंदर इतने सवाल आ गए होंगे कि आप उनका
एक विश्लेषक के तौर पर दर्शकों के सामने चीज़ों को रखिए कि क्या नवेश सिकोह ने इस चर्चा को एक नई दिशा दी कि ये तो बहुत दिनों से हो रहा था, ये तो हमें करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था, सत्ताधारी दल को ही करना चाहिए था, पत्रकारों ने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आज वही पत्रकार इसको कालीन के नीचे ढक भी रहे हैं कि भैया राहुल गांधी को ढके दे रहे हैं उठा के। तो कम से कम ये काम तो ठीक है। ओपी यादव, चौहान साहब, राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300-400 पत्रकारों के बीच में एक तरह से ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाए, और आप टीएन सेशन साहब का भी जमाना देखे होंगे, पहली बार इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में और खासकर इलेक्शन कमीशन को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पहले चाहे महादेवपुरा रहा हो और चाहे पनवेल की बात रही हो और चाहे उत्तर प्रदेश में कुंदरकी की बात रही हो, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा किया जाए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आलंद और राजौरा दो विधानसभा की चर्चा राहुल गांधी ने किया है, और यहाँ से BR पाटिल कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं 10,300 से जीतते हैं, और जो वोट बात की गई है 6,018 वोट डिलीट किए गए हैं डिलीशन की बात, जो ऑनलाइन डिलीशन की बात हुई है। इसमें जो मोटी मोटी बात है, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को ना करके जो बुनियादी बेसिक चीज है, डिवाइस की बात की है, IP की बात की है, डिजिटेटेड IP की बात की है, और खासकर फोन नंबर डिवाइस की बात की है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के आला नेता अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि ये सारी चीजें अवेलेबल करा दी गई, लेकिन मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सारी चीजें, क्योंकि टेलीफोन नंबर, डिवाइसेस और डेजिग्नेटेड IP एड्रेस की बात की जाती है, तो जो डिवाइस की बात है इस पर फोकस करना चाहिए। और कर्नाटक की जो CBI है उसने करीब 18 बार चिट्ठी लिखी है। डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा कदम है, और वहां की जो CID ने लिखा है उस पर खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है, अच्छा जो ये अलग विधानसभा का मामला है जहां पर 10,000 और 6,018 वोट की डिलीशन की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर कांग्रेस के प्रभाव वाला जो बूथ है, ज्यादातर वो कांग्रेस के प्रभाव वाली रहे। इसके पहले जरूर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, और अगर ये 6,018 वोट के डिलीशन का मामला ना आया होता तो हार जीत का क्या फासला होता। BR पाटिल यहाँ 10,348 वोट से जीते हैं। आप इस इमेजिन कर सकते हैं कि नतीजा क्या हो सकता था। तो निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी ने बहुत ही इस पे बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने एक प्रश्न उठाया, और डेमोक्रेसी के जीवन और मरण का प्रश्न है। पूरी तरह से राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जो बात की जा रही है कि बांग्लादेश की तर्ज पर या नेपाल की तर्ज पर देश के नौजवानों को लीडर ऑफ अपोजिशन गुमराह कर रहे हैं, वो दूसरी चीज है, वो पॉलिटिकल बात है। देखिए, हिंदुस्तान का नौजवान बड़ी गंभीरता से देख रहा है, और इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, और ज्ञानेश कुमार जी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र की सर्वोच्च कुर्सी है, और सीधे सीधे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर अटैक नहीं किया है। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर साहब की नहीं थी। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, और मैं नावेद सिकोह साहब की बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि इधर करीब 400 पत्रकारों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन का राहुल गांधी साहब का संवाद चल रहा था, और उधर ट्वीट होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर पहली बार भारतीय राजनीति में जो इलेक्शन रिफॉर्म की जो प्रोसेस है, मैं मानता हूं एक कदम आगे बढ़ने जा रही है, क्योंकि इसको राहुल गांधी की पॉलिटिक्स माना जाए या जो भी माना जाए, इससे पहले भी जैसे इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, एविडेंस मांगा था, कुंदरकी का चुनाव आप याद करिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन चूंकि अभी हमारे एक मेहमान इंतजार में ही बैठे हैं, अजय तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अजय जी, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि वक्त भी बहुत कम है और मैं अभी तक आपको नहीं ले पाया। अजय जी, अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई होंगी, अब इसको कंक्लूड करिए इस डिबेट को कि हम वास्तव में राहुल गांधी कौन सा गुनाह कर रहे हैं, क्या ये सब बता के लोगों को। ए न्यूज के प्रत्येक दर्शकों को प्रणाम करते हुए, भारत देश के प्रत्येक लोगों को प्रणाम करते हुए, मैं आज पहली बार आपके चैनल पर एक ऐसा डिबेट हुआ है जिस डिबेट को सुनने में बड़ा मजा, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी बात को बहुत सच्ची
और आपके द्वारा जो क्वेश्चन किया गया है वो भी बहुत सजीदा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक लोगों का जिन्होंने आज देश की भावनाओं को समझा है। आज इस देश की भावना को समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इस देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कभी इस देश की सरकार हुआ करती थी। आज राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है उस पर जनता को विचार करना चाहिए। और वो कौन सी जनता विचार करेगी? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं। आप नावेद जी ने जो बात कही है निश्चित तौर से सत्य है कि नीचे तबका का व्यक्ति जो वोट देने का बहुत ज्यादा जिनका अधिकार होता है, जिनको भर भर के ले जाया जाता है, वह व्यक्ति इस बात को जल्दी नहीं समझ पाता। उसका कब नाम कट जाता है, कब उसका नाम किसी और का जुड़ जाता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ी आवाज है जिसे ज्ञानेश कुमार जी को ढंग से देने की जरूरत है और इस कमी को दूर करने की जरूरत है। आप निचले तबके से देखिए, एक मोहल्ले का व्यक्ति, एक आम जनमानस को जब परेशानी होती है तो सबूत के साथ थानाध्यक्ष के पास जाता है। थानाध्यक्ष का IAS IPS अगर गलत हो जाए तो निश्चित तौर से उस आम जनता की सुनवाई नहीं होगी। ठीक उसी तरह से आज जो हमारे इस देश के लोकतंत्र का रक्षक है, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है, और वह चुनाव आयोग सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि ज्ञानेश कुमार जी पर कैसे, किस तरह से दबाव बने कि वो सही ढंग से दूध का दूध और पानी को पानी करने का प्रयास करें, ताकि जनता समझ सके कि राहुल गांधी सही है या भाजपा के लोग सही है जो कह रहे हैं नहीं साहब ज्ञानेश कुमार जी सही है। वैसे तो ज्ञानेश कुमार जी का समर्थन भाजपा को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को सही करने की जरूरत है कि क्या राहुल गांधी जी सही हैं या नहीं है। ठीक है। अगर राहुल गांधी सही है तो लोकतंत्र की रक्षा करना अब भारत देश की प्रत्येक जनमानस की जरूरत है। और गलतफहमी है कि भारत देश नेपाल और तरीकों से उन्माद पैदा नहीं कर सकता। आज देश की बेरोजगारी, सरकार में सत्ता में शामिल होकर देश में अगर बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, अगर भुखमरी दूर नहीं करेंगे, आज देश पर कितना कर्जा हो गया है, उस कर्जे को नहीं संभालेंगे। ठीक है समय अजय भाई, अब ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल 20 सेकंड में बीजेपी के नेता को दूंगा। राजेश जी एक 20 सेकंड में रिएक्शन, फिर मैं खत्म करूंगा चूंकि आपका रिएक्शन बनता है। राजेश जी जल्दी से 20 सेकंड। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने तो आज इतना अच्छा मुद्दा रखा, तो मैं 30 सेकंड में ही खत्म करता हूं। सब कुछ ठीक है, जवाब देने की बारी चुनाव आयोग की है। ज्ञानेश जी को सामने आकर इसको जवाब देना ही होगा। और राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता हैं तो उनका भी सवाल उठाना जायज है, लेकिन एक ही चिंता की विषय है कि देश को आग में ना झोंके, युवाओं को और जिस तरह दलित को जो सामने लाके आप बात कर रहे हैं, वे इससे देश भटक सकता है। आप अच्छी बात करते हैं, स्वागत है, वो होना चाहिए, लेकिन देश को आग में बांग्लादेश और नेपाल ना बनाए। ठीक है, 20 सेकंड फुरकान अंसारी, 20 सेकंड। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि हिंदुस्तान के बंगाली को आप बांग्लादेशी कैसे बोल दीजिएगा भाई, एक चीज। दूसरी बात है, हम इलेक्शन कमीशन, हमारा मैं अब यहाँ पर हमारा इलेक्शन कमीशन से प्रश्न है। नहीं राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से प्रश्न किया। बहुत शुक्रिया, अब वक्त इजाजत नहीं देता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फुरकान अंसारी, राजेश जी, अजय शुक्ल, ओपी यादव, अजय तिवारी, नवेश सिको, अमनप्रीत और संजय सिंह, सभी का बहुत धन्यवाद। उन दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही है, बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को रखा, लेकिन चिंता सभी की वही है कि युवाओं को भड़काया न जाए। हालांकि युवा जो जेनजी है, सत्ताधारी दल या सत्ता जेनजी को लेकर थोड़ा सा शंकित है। और अभी बिहार को लेकर भी जो विपक्ष के लोग जेनजी को लेकर वहाँ है, और इस समय जेनजी बहुत ट्रेंडिंग है। और राहुल गांधी ने 2 मरतबा इस बात को कहा कि युवा खुद ही अपनी चीज़ों को देख लेगा, और अगर उसको समझ में आ गया वोट चोरी होगी तो फिर ये वोट चोरी नहीं होने देगा। तो इसमें कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन इस देश के नेताओं को
जिम्मेदार लोगों को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी एक बात उसका बतंगड़ बन सकता है, उसका रिएक्शन हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।